हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके गाइज, तो हमारी इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर 41, DC शंट मोटर। कौन सी मोटर? DC शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉयल के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। DC शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉयल फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, एक DC मोटर की टर्मिनल पोलैरिटी, एक DC मोटर की टर्मिनल पोलैरिटी को ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है। कौन सी ब्रेकिंग के दौरान है? प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी DC मोटर का बैक EMF अचानक ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा? अगर किसी DC मोटर का बैक EMF अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगा। शॉर्ट सर्किट करंट है वो आर्मेचर करंट से होकर प्रवाहित होगा। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक DC मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? यानी एक DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? थायरिस्टर, और इसको बोलते हैं थायरिस्टर स्पीड कंट्रोल। ओके गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, नॉन रिवर्सिंग DC ड्राइव के लिए, नॉन रिवर्सिंग DC ड्राइव के लिए सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगाता है, या शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगता है। डी नंबर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगता है, डी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की मदद करता है तो ऐसे जनरेटर को कम्युलेटिव कंपाउंडेड जनरेटर कहा जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वोल्ट की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर, 9 लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.15 लैग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप रिंग, इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग फॉस्फोर ब्रोंज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फॉस्फोर ब्रोंज के। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51,
इंटरपोल के लिए होते हैं। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए होते हैं। इंटरपोल है वो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए होते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों के ब्रश कार्बन के बने होते हैं, हार्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या इन सब। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीसी मशीनों के ब्रश है वो कार्बन के बने होते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह लेगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह लेगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन है। इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन है रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना। रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना। ओके गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, बड़े अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बड़े अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मशीन को ठंडा करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है। टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है। ओके गाइज, योक, ब्रश, आर्मेचर, पोल। तो गाइज, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोल घूमते हैं। टर्बो जनरेटर में पोल घूमते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 57, अल्टरनेटरों में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंस्ट्रेंडेड वाइंडिंग के ईएमएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गाइज, क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाला है कि अल्टरनेटर के डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंस्ट्रेंटेड वाइंडिंग के एमएमएफ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप साइनोसॉइडल वेव होता है। यानी अल्टरनेटर के द्वारा कौन सी सप्लाई उत्पन्न होती है, एसी होती है। और एसी की अगर वेव फॉर्म की बात करें तो वो कौन सी होती है, साइनोसॉइडल वेव। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मर्ज प्राइस संरक्षण ट्रांसफार्मर के लिए, एक अल्टरनेटर के लिए, एक फीडर के लिए, एक पारेषण लाइनें के लिए एक मर्ज प्राइम संरक्षण अल्टरनेटर के लिए उपयोगी होता है। तो और ट्रांसफार्मर के लिए भी उपयोगी होता है। तो गाइज, इसका आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ओके, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन, एक केबल कैपेसिटर में वोल्टता प्रवणता कंडक्टर के पृष्ठ पर अधिकतम होती है। सही बात है, कंडक्टर के पृष्ठ पर अधिकतम होती है।
ओके गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, 132 केवी से अधिक प्रचालन वोल्टता के लिए 132 केवी से अधिक प्रचालन वोल्टता के लिए निम्न में से कौन से केबल उपयोग किए जाते हैं? निम्न में से कौन से केबल उपयोग किए जाते हैं? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा अतिरिक्त अति वोल्टता यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल। अतिरिक्त अति वोल्टता पावर केबल। ओके गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ही सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, केबलों में शीथ का उपयोग, केबलों में शीथ का उपयोग नमी अंदर पहुंचाने से रोकने के लिए किया जाता है। केबलों में शीथ का उपयोग नमी अंदर पहुंचाने से रोकने के लिए किया जाता है। केबलों में शीथ का उपयोग नमी अंदर पहुंचाने से रोकने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, 1 का मीट्रिक में समतुल्य है होगा, मीट्रिक में समतुल्य होगा तो 25.4 mm, 25.4 mm 1 का मीट्रिक में समतुल्य होगा 25.4 mm। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे गाइज, A2XCY के केबल स्टैंडर्ड कोर में Y अक्षर इंगित करता है, Y अक्षर इंगित करता है। तो Y अक्षर क्या इंगित करता है? PVC शीथ को, PVC शीथ को, PVC की ग्रेड को इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटरों के लिए निर्धारित क्रीपेज दूरी 25 mm प्रति किलोवोल्ट होती है। अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटरों के बीच निर्धारित क्रीपेज दूरी 25 mm किलोवोल्ट 25 mm प्रति किलोवोल्ट होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलिन क्लिट में सपोर्टेड इंसुलेटेड केबलों का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलेन क्लेटस में सपोर्टेड इंसुलेटेड केबलों का उपयोग किया जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लेट वायरिंग। कौन सा? क्लेट वायरिंग। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग वाई विद्युत रोधन तक तापमान सहन कर सकता है। तो अगर वाई ग्रेड की बात करें तो वाई है वो 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। गाइज ये क्या है? तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण है और उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको किसी भी ग्रेड का टेम्परेचर पूछ सकता है या किसी भी टेम्परेचर को देके उसका ग्रेड पूछ सकता है। तो ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम का नियम। विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम का नियम न्यूटन का गुरुत्व का नियम से सर्वाधिक समान है। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम किसके बराबर होता है? तो गाइज 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है 1 कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल 2 गुणांक 4 गुणांक
आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, तो उनके बीच बल 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में और विद्युत नियतांक के माध्यम में छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात, छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात 1:k² होता है। के होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के आपको ध्यान में रखना है, 1:k का स्क्वायर होगा ए। और हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की विद्युत रेखा सदैव धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। बल की विद्युत रेखा सदैव धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता दूरी के वर्ग के साथ घटती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य में उत्पन्न स्थैतिक आवेश द्रव्य के तले में, द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर, द्रव्य में समान रूप से वितरित, द्रव्य के आयतन के केंद्रों में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा, द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर समान विद्युत विभव होता है। समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर समान विद्युत विभव होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है। तो गाइज प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, 1000 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, प्रति सेंटीग्रेड। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में गाइज थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको देख के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 58। ओके गाइज, ये आप मेरे को बेसिकली पूछ सकते हो बाद में, थोड़ा सा मैं इसको फॉर्म नहीं कर पाया एन और सी को। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अक्षीय रेखा पर विद्युत के कारण क्षेत्र, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र 1/r3 के समानुपाती होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी में जुड़ा हुआ है एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है, आवेशित हो जाता है। लंबे समय से बैटरी से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, संधारित्र आवेशित होगा, यानी चार्ज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रिमर संधारित्र एक परिवर्ती संधारित्र है जो सर्वश्रेष्ठ सुग्राहिता के लिए एक रेडियो ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो
सर्वश्रेष्ठ सुग्राह्यता के लिए एक रेडियो ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 30 माइक्रोफेरेड की धारिता वाला संधारित्र 200 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित होता है। कम से कम आवेशन विद्युत धारा होगी, कम से कम आवेशन विद्युत धारा होगी जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है वो कम से कम आवेशन विद्युत धारा जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होगी, बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन अगला और नेक्स्ट है, 5 माइक्रोफेरेड की कुल धारिता देने के लिए एक 15 माइक्रोफेरेड संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में कितनी धारिता को रखा जाना चाहिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है बी सही हो जाएगा। 7.5 माइक्रोफेरेड रखेंगे तो 5 माइक्रोफेरेड की धारिता हमें प्राप्त होगी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता का विमीय सूत्र है। धारिता का विमीय सूत्र गाइज ये आपको याद रखना पड़ेगा। धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो m की घात -1, l की घात -2, t की घात 4 और a की घात -2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिपथ भंजक में आर्क के बुझाने के लिए नियोजित माध्यम है। परिपथ भंजक में आर्क के बुझाने के लिए परिपथ भंजक यानी सर्किट ब्रेकर में आर्क के बुझाने के लिए नियोजित माध्यम है। SF6 ये भी है, तेल ये भी है, वायु ये भी है, निर्वात ये भी है। इन सब अपने नाम तो सुना ही होगा, ACB एयर सर्किट ब्रेकर, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर और निर्वात वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी इन सब, और SF6 सर्किट ब्रेकर। तो ये सभी होगा इसमें सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा इन सब। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से परिपथ भंजक EHT अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है, यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के लिए प्रयुक्त होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। SF6 से तेल परिपथ वियोजक, SF6 से ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके गाइज, डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपथ भंजकों सर्किट ब्रेकरों में आर्किंग संपर्क से निर्मित होते हैं। ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु, आर्किंग संपर्क ने ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु से, ताम्र और टंगस्टन की मिश्र धातु से निर्मित होते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्यूज के बारे में सत्य है। नंबर ए, यह डिटेक्शन और इंटरप्शन का कार्य करता है। यह 0.002 सेकेंड या उससे नीचे चलाता है। इसे ऑपरेशन के बाद मैन्युअल रूप से बदला जा सकता है। यह ऑपरेशन संचालन सामग्री की हीटिंग लक्षण पर आधारित है। यानी इन सब ये सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को रिस्ट्राइकिंग करंट, सर्ज करंट, ब्रेकिंग करंट, रिकवरी करंट और जेनर करंट तो क्या कहेंगे, ब्रेकिंग करंट से जाना जाता है। सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को ब्रेकिंग करंट से जाना जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो नहीं करता, डी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डी
फ्यूज तार का व्यास, अगर डी फ्यूज तार का व्यास है और फ्यूजिंग करंट के अनुपात में होगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 3/डी की स्क्वायर 3/2 के अनुपात में होगा। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान मूल्यों पर चलने वाले स्वचालित उपकरणों को रिले कहा जाता है। मर्करी स्विच एक, फ्यूज एक, मेलक एक, सर्किट ब्रेकर एक, रिले। वर्तमान मूल्यों पर चलने वाले स्वचालित उपकरण को रिले कहा जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल के दोष के तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने की समय की अवधि को, तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने की समय की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण समय। तात्कालिक सक्रिय समय की अवधि को संरक्षण समय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का अंतर्भाग से बनाया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर की बॉडी किससे, अंतर्भाग यानी इंटरनल जो बॉडी है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। ट्रांसफॉर्मर का अंतर्भाग सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कितनी होती है? तो गाइज पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है वो 98% होती है, 98%। पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 98% पर निर्भर है। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, आप पढ़ना न भूलें, ये आधे घंटे की क्लास होगी और इस क्लास में मैं 60 क्वेश्चनों को कवर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बड़े मोस्ट हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइज सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ के अभाव को कम करना, सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ के अभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 3 में से 2 फेज के रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन को प्राधान्यता दी जाती है? तो गाइज 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए जो कनेक्शन करते हैं, 3 फेज का 2 फेज में रूपांतरण करते हैं तो स्कॉट कनेक्शन करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए सही हो जाएगा, स्कॉट। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक 86% पर और दूसरा 50% पर टेप होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्कॉट कनेक्शन है या टी कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक साइड है वो 86% पर और दूसरा साइड है वो 50% पर टेप होता है। प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों टेप होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वितरण ट्रांसफॉर्मर 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है, 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है, तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? तो गाइज 100 kVA का है तो 100 किलोवाट ही। एक वितरण ट्रांसफॉर्मर 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? 100 किलोवाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, और हमने इस सीरीज में टोटल 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। ट्रांसफॉर्मर में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए, ट्रांसफॉर्मर में
आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो गाइज ये हमें पता है और पहले पढ़ा भी है। ट्रांसफॉर्मर में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइन कितनी बड़ी दी है घुमाने के लिए, लेकिन हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को कवर करना है। तो गाइज वो होगा हमारा सिलिका जेल। ऑप्शन है ए कॉपर सल्फेट, दूसरा बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम सिलिकेट और चौथा डी सिलिका जेल और ई पोटेशियम क्लोराइड। तो गाइज इस 100वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिलिका जेल। यानी ट्रांसफॉर्मर में आर्द्रता को या आर्द्रता से या नमी से रोकने के लिए ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल भरी होती है। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, मेरा यही कहना है कि आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करते रहें। गाइज हमारे कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन का सिस्टम लागू है। तो मेरा यही कहना है गाइज कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। और थैंक्स गाइज, आपका अपना वीरू।